नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। समावेशी विद्यालय और छाया शिक्षक के बारे में दिया है। शिक्षा का अधिकार यानी आरटी राइट टू एजुकेशन अधिनियम और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके अनुपालन के अनुसार समावेशी विद्यालय खोलने की बात चल रही है। तो समावेशी विद्यालय है क्या और जो छाया शिक्षक हैं ये क्या है, दोनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले समावेशी विद्यालय के बारे में जानते हैं। समावेशी विद्यालय एक ऐसा विद्यालय या ऐसा शैक्षणिक संस्थान होता है जिसमें जैसे विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, जैसे कोई विकलांग हो गया, कोई भी बच्चा है जो मतलब कि पढ़ने लिखने सीखने की जो उनकी क्षमता होती है वो कम होती है, उनके लिए विश्वविद्यालय ऐसा खोला जाए, उस प्रकार से उसमें टीचर रखा जाए ताकि उनको भी मुख्य धारा में लाया जा सके। ये जो छाया शिक्षक होते हैं यानी कि जो शैडो टीचर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं कि किसी भी संस्थान में जो समावेशी स्कूल या विद्यालय खोला गया है उसके अंदर एक तो मेन टीचर्स होता है, एक मेन टीचर होता है जो सभी बच्चों को पढ़ाता है। उसके साथ साथ कुछ बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, जैसे ऑटिज्म से जो पीड़ित बच्चे होते हैं जिनको सीखने में पढ़ने में दिक्कत होती है, मानसिक रूप से अक्षम होते हैं। दिव्यांग बच्चे होते हैं जिनको कुछ किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, जो बाकी बच्चों के साथ नहीं चल सकते, उनके हेल्प करने के लिए, उन्हीं का हेल्प करने के लिए एक अलग से टीचर्स होता है। एक मेन टीचर हो गया, एक अलग से टीचर हो गया जो उन बच्चों को क्लास में पढ़ने सीखने के दौरान उनकी मदद करता है। तो ये हो गया छाया शिक्षक यानी कि शैडो टीचर्स के बारे में, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अल्टेरा फंड्स के बारे में दिया है। अल्टेरा फंड्स है क्या? दुबई में यानी कि जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, वहाँ पर COP28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां संस्करण वहीं पर जो जलवायु शिखर सम्मेलन है वहीं पर आयोजित किया गया था। तो जो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इनके द्वारा अल्टेरा नामक एक फंड इस्टाब्लिश किया गया था। ये $30 बिलियन का था। ये $30 बिलियन का जलवायु फंड था, यानी जलवायु कोष बनाने की उन्होंने घोषणा कर दी है। इस फंड का लक्ष्य यही है कि दशक के अंत तक यानी कि इस दशक के अंत तक लगभग 250 बिलियन का निवेश आकर्षित करना है, जिसे 25 बिलियन जलवायु रणनीतियों के अनुसार और 5 बिलियन ग्लोबल साउथ में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आवंटित किया जाएगा। जलवायु नीति मतलब कि जो भी देश जिसको इस फंड से पैसा दिया जाएगा वो मतलब पर्यावरण और जलवायु के अनुकूल ही विकास में कार्य में लगाएगा। प्लस ग्लोबल साउथ क्या है, जो नीचे के कम विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, उनके पर जो 25 बिलियन डॉलर्स होगा, कितना 5 बिलियन डॉलर्स है, उन पर खर्च किया जाएगा। तो ये था अल्टेरा फंड्स के बारे में। इसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो जो दुबई के शेख हैं यानी कि जो वहाँ के अमीरात के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें 4 प्रमुख स्तंभ के बारे में बात किया गया है। ऊर्जा परिवर्तन, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन, सतत जीवन, जलवायु प्रौद्योगिकी, टॉप ऑफ फार्म, ये 4 स्टेप हैं। इसके तहत इस फंड को स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये भी COP28 में ही इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इसे शुरू किया गया है। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल, यह है क्या? इस पहल के अंतर्गत जल संरक्षण हो, वनीकरण हो, इस पर प्राथमिक रूप से इस पर फोकस करने, इस पर ध्यान देने के लिए यह स्वैच्छिक रूप से पर्यावरण कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कहाँ स्टार्ट किया गया है? दुबई में ही COP जो 28 का सम्मेलन हो रहा था उसके दौरान। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जो GGCI है यानी कि ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, इसमें संवाद के माध्यम से, नीति निर्माण के माध्यम से और नवीन पर्यावरण कार्यक्रमों और उपकरणों के आदान प्रदान के माध्यम से एक मंच स्टैब्लिश किया जाएगा कि जो पर्यावरण के अनुकूल विकास करने के लिए और उसको पैसा यानी क्रेडिट देने के लिए एक मंच स्टैब्लिश किया जाएगा। कि जो डायलॉग पार्टनर है, जो लोग हैं, जो देश इसमें पार्टिसिपेट करेगा, वो यहाँ एक मंच पर इकट्ठा होंगे, जिसको जितनी आवश्यकता होगी उसको उतना पैसा दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा COP28 में। ग्रीन क्रेडिट्स के बारे में और भी थोड़ा जानेंगे। विशिष्ट कार्यों जैसे ग्रीन क्रेडिट व्यापार योग्य वस्तुएं होंगी इसमें, जिसमें उन्हें जो घरेलू बाजार है उसको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है
कि जो निगम है यानी कारपोरेट से, जो कंपनी है, जो निजी संस्थान है, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा इस क्रेडिट यानी फंड के माध्यम से कि जो वृक्षारोपण करे, जल संरक्षण करे, टिकाऊ कृषि करे, जो अपशिष्ट है उसका प्रबंधन करे। जैसे कि जब कंपनी लगती है तो वृक्ष की कटाई होती है तो उसके बदले से अलग से वृक्ष लगाएं, प्लस उसके बाद जिस कंपनी को प्रोडक्ट्स बनाने में जल की आवश्यकता होती है तो जो वेस्ट वाटर्स होता है उसका संरक्षण करे, उसको रीयूज के काम में लगाए, प्लस अपशिष्ट जो भी कूड़ा कचरा निकलता है कंपनी में उसको जो प्रबंधन है उसका भी मैनेजमेंट करे, जो अपशिष्ट है। इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये सब किया गया है। भारत में इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। ये था ग्रीन क्रेडिट्स के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, हरित औद्योगिक पहल है, ये किसके द्वारा है? अफ्रीकी नेताओं द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये भी COP 28 में ही स्टार्ट किया गया था। ये अफ्रीकी लीडर्स के द्वारा, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके नेताओं द्वारा स्टार्ट किया गया हरित औद्योगिक पहल। इसकी शुरुआत, जिसका उद्देश्य यही है कि अफ्रीकी उद्योगों में अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो उद्योग हैं यानी कि जो इंडस्ट्री है उसमें हरित विकास में तेजी लाना और उसमें वित्त और निवेश को आकर्षित करना। इसके लिए 4.5, ध्यान रखिएगा, 4.5 बिलियन डॉलर तक अफ्रीकी हरित निवेश पर आधारित है, जो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा निवेश किया गया है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में जो हरित उद्योग है उसमें। जो ग्रीन इंडस्ट्री होती क्या है? ग्रीन इंडस्ट्री का मतलब ये हो गया हरित उद्योग कि मतलब कि आप अगर कोई भी आपका इंडस्ट्री बिजनेस है, कोई भी इंडस्ट्री है या बिजनेस है, जो भी आपका बिजनेस चल रहा है उसमें आप जो भी प्रोडक्ट या जो इस चीज़ का भी प्रोडक्शन या उत्पादन आप करते हैं तो उसके दौरान जो पर्यावरण क्षति होती है तो वो पर्यावरण क्षति न के बराबर हो। यदि कुछ होती है तो उसको रिकवर करने के लिए आप तैयार रहिए, उसको रिकवर कर दीजिए आसानी से। तो इस पहल को बोलते हैं हरित औद्योगिक पहल यानी कि हरित औद्योगिक विकास। तो ये था अफ्रीकी नेताओं द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे, विश्व मलेरिया रिपोर्ट आई है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में इसके जो मामले हैं 30% तक गिरावट देखने को मिले हैं। 30% मामले को गिरावट देखने को मिले हैं और जो मृत्यु दर है उसमें भी गिरावट देखने को मिले हैं कि मलेरिया से होने वाली जो मृत्यु है उसमें भी 34% यानी कि 34% तक गिरावट देखने को मिली है। भारत में जो मलेरिया में सफलता मिली है, मलेरिया की गिरावट में सफलता मिली है, उसमें बहुत सारी चीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, उसके बाद डिजिटल डेटा समर्थित निगरानी हो गई, चरम मौसम घटनाओं का प्रभावी प्रबंधन हो गया, शहरीकरण के साथ साथ जो मच्छरों का प्रजनन होता है उसका जो फील्ड होती है उनके लिए उसे कम करना, उसके साथ साथ कीटनाशक, मच्छरदानी, मलेरिया रोधी दवाओं, इन सब सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना। इस कारण से भारत में जो मलेरिया है उसकी दर बहुत ही कम हुई है। और भी इसके मलेरिया के बारे में थोड़ा जानेंगे। मलेरिया एक परजीवी के कारण होने वाला जानलेवा बीमारी है। परजीवी संक्रमित मादा एक मच्छर होता है, मादा एनोफ्लीज जिसका नाम है, मादा एनोफ्लीज मच्छर, इसी के काटने से मनुष्य में ये फैलता है मलेरिया। मलेरिया के टीके 60 वर्ष से ही विकसित है मतलब इसके लिए WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा भी रिकमेंड किए गए हैं टीके। 2 टीके हैं इसके लिए, RTS या जिसे AS01 कहते हैं, R21 या मैट्रिक्स यम के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, एंथ्रोबोट्स के बारे में दिया है। एंथ्रोबोट्स, वैज्ञानिकों ने मानव श्वास नली कोशिकाओं से बने छोटे रोबोट्स बनाए। यहाँ पर देखिए एंथ्रोबोट्स होता क्या है, जैसे कि मानव की जो श्वास नली है उसमें से कुछ निकाले गए हैं सेल यानी कि कोशिकाओं को निकाले गए हैं। इन कोशिकाओं को निकालकर एक रोबोट बना दिया गया है, जिसका नाम ही रखा गया है एंथ्रोबोट्स। इसका काम क्या होगा, जो तंत्रिका तंत्र के अंदर जो टिश्यूज होते हैं यानी कि जो ऊतक होते हैं उसका मरम्मत करता है। उसका मरम्मत करने के लिए इसे बनाया गया है इस रोबोट्स को। मेढक की कोशिकाओं से बने पिछले जेनोबोट्स के विपरीत एंथ्रोबोट्स स्वयं स्व संयोजक होते हैं। पहले इसका एक रोबोट्स बन चुका है, वो मेढक के सेल से बनाया गया है। किसके सेल से बनाया गया था? मेढक के सेल से बनाया गया था, जिसका नाम जेनोबोट्स रखा गया है। यही मनुष्य के जो श्वास नली है उसके सेल से जो बनाया गया इसका नाम एंथ्रोबोट्स रखा गया है। इसका काम यही होगा कि जैसे कि चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे शोधकर्ता जो धमनी होती है, धमनी जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होता है, पास होती है, उसको साफ करने के लिए, और जो बलगम बना रहता है अंदर, जैसे बलगम बना रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस बलगम को साफ करने के लिए
और उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है किसका, एंथ्रोबोट्स का। तो इसका उपयोग यहाँ किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एंथ्रोबोट्स मानव की जो श्वास नली है उसके कोशिकाओं से बनाया गया छोटा रोबोट्स है। इसका काम यही है कि जो तंत्रिका टिश्यूज होते हैं, यानी कि जो नर्वस सिस्टम के जो टिश्यूज होते हैं उसका मरम्मत करना, और साथ साथ जो धमनियाँ हैं उसको साफ करना, बलगम को तोड़ना, ये सब उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एंथ्रोबोट्स का। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्राइस्ताम्बुल्स, क्राइस्टमुस, यह है क्या? थाईलैंड में मलय प्रायद्वीप पर स्थित इस्तमुस ने एक प्रस्तावित पारगमन धमनी के कारण रणनीतिक महत्व प्राप्त कर लिया गया है। इसको मैप से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यह है क्राइस्टमुस, यहाँ पर है थाईलैंड का जो मलय प्रायद्वीप है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मलय प्रायद्वीप है, यहीं पर स्थित है मलय प्रायद्वीप, थाईलैंड का नहीं, मलय प्रायद्वीप मलेशिया का है। यहीं पर है क्राइस्टमुस। ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन का इसे दर्जा दे दिया गया है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन का यानी कि रणनीतिक महत्व का इसे दर्जा क्राइस्टमुस को दे दिया गया है। यह एक स्थल संधि है, ध्यान रखिएगा, यह एक स्थल संधि है। स्थल संधि है मतलब कि स्थल को काट कर इसे बनाया गया है, स्थल को काट कर बनाया गया है। ये सीधे जो अंडमान सागर है उसको थाईलैंड की जो खाड़ी है इससे आपस में इसे जोड़ देगा। तो एक नया रास्ता मिल जाएगा जो हिंद महासागर से दक्षिण साउथ चाइना सी से होते हुए प्रशांत महासागर में प्रवेश करने के लिए, यानी कि जो व्यापारिक मार्ग है, एक नया व्यापारिक मार्ग खुल जाएगा। अभी जो पहले से व्यापारिक मार्ग है मलक्का स्टेट है, यानी कि जो मलक्का जल संधि है जो मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है, मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है और अंडमान सागर को साउथ चाइना सी को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये था मलक्का स्टेट जो सबसे ज़्यादा यहाँ से व्यापार होता था। तो कहीं अगर मान लीजिए कहीं किसी तरीके से कोई रीजन आ जाता है जो मलक्का स्टेट किसी रीजन से अगर इसे बाधित कर दिया जाता है, एक दूसरा रास्ता खुल गया है जो 44 किलोमीटर चौड़ा है जिसे क्राइस्टमुस नाम दिया गया है। ये मलय प्रायद्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मलय प्रायद्वीप पर। यह एक जल संधि नहीं, स्थल संधि है। ये एक स्थल संधि है जो अंडमान सी को जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है उसे कनेक्ट करता है। तो ये था क्राइस्टमुस के बारे में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।